क्या तमिलनाडु की राजनीति में ऐसा भूचाल आ गया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी? जिस अभिनेता को राजनीति में नया खिलाड़ी कहा जा रहा था, वही आज ऐसा दांव चल चुका है कि दशकों पुराने सियासी समीकरण बिखरते दिखाई दे रहे हैं। क्या थलपति विजय सिर्फ मुख्यमंत्री बनकर नहीं रुके, बल्कि पूरे तमिलनाडु की राजनीति का नया केंद्र बनने की तैयारी कर चुके हैं? दोस्तों, सरकार बनाने के बाद विजय ने एक और बड़ा राजनीतिक संदेश दे दिया है, जिसे थैंक्स गिविंग मीटिंग कहा गया। वो अब सिर्फ धन्यवाद देने का कार्यक्रम नहीं, बल्कि तमिलनाडु की राजनीति में नए शक्ति केंद्र के ऐलान के रूप में देखी जा रही है। सवाल यह है कि जब सरकार चल रही है, बहुमत के लिए सहयोगी साथ हैं और अगले बड़े चुनाव अभी दूर हैं, तो फिर विजय को अगला राजनीतिक मोर्चा खड़ा करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या विजय डीएमके के दशकों पुराने सेकुलर और द्रविडियन मॉडल को चुनौती देने निकल पड़े हैं? क्या कांग्रेस, वामपंथी दल, वीसीके और दूसरे सहयोगियों को सत्ता में हिस्सेदारी देकर विजय ने वो कल दिखाया जो एमके स्टैलिन कभी नहीं कर पाए? और सबसे बड़ा सवाल, क्या तमिलनाडु की राजनीति अब सिर्फ डीएमके बनाम एआईएडीएमके नहीं, बल्कि विजय बनाम स्टैलिन की सीधी लड़ाई बनने जा रही है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण सानी। दोस्तों, आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि आखिर इस राजनीतिक बैठक के पीछे क्या बड़ी रणनीति है, क्यों कांग्रेस ने तमिलनाडु में अपना पुराना राजनीतिक रास्ता बदल दिया, कैसे विजय एक नए सेकुलर फ्रंट के जरिए डीएमके की सबसे बड़ी ताकत को चुनौती दे रहे हैं, और क्यों इस पूरे घटनाक्रम का असर दिल्ली की राजनीति और इंडिया गठबंधन तक महसूस किया जा रहा है। आखिर तक बने रहिएगा, क्योंकि इस कहानी में भी कई ऐसे राजनीतिक मोड़ हैं जो आने वाले वर्षों की राजनीति की दिशा तय कर सकते हैं। दोस्तों, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के नतीजे ने पूरे देश को चौंका दिया। जिस पार्टी का राजनीतिक सफर अभी कुछ ही समय पहले शुरू हुआ था, उसी टीवीके ने सत्ता के दरवाजे तक पहुंचकर इतिहास रच दिया। थलपति विजय की पार्टी पूर्ण बहुमत से भले कुछ सीटें पीछे रह गई, लेकिन कांग्रेस, वीसीके, सीपीआई, सीपीएम और आईयूएमएल जैसी पार्टियों के समर्थन से सरकार बनाने में सफल रही। यहीं से तमिलनाडु की राजनीति में एक बिल्कुल नया अध्याय शुरू हुआ। सरकार बनने के बाद विजय ने पहला बड़ा राजनीतिक संदेश दिया। उन्होंने सिर्फ सहयोगियों से समर्थन नहीं लिया, बल्कि उन्हें सत्ता में बराबर की हिस्सेदारी भी दी। वीसीके और आईयूएमएल जैसे सहयोगी दलों को कैबिनेट में मंत्री पद देकर विजय ने साफ कर दिया कि उनकी गठबंधन राजनीति सिर्फ चुनाव जीतने तक सीमित नहीं है, बल्कि सरकार चलाने में भी साझेदारी होगी। तमिलनाडु के राजनीतिक इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। वर्षों तक द्रविड़ राजनीति में गठबंधन दलों को सीटें तो मिलती थी, लेकिन सरकार बनने के बाद असली सत्ता हमेशा बड़ी पार्टी के हाथ में ही रहती थी। विजय ने इस परंपरा को तोड़ दिया। यही वजह है कि जो छोटे दल पहले बड़ी पार्टियों के साथ खुद को केवल सपोर्टिंग कास्ट समझते थे, वो अब टीवीके के साथ कहीं ज़्यादा सहज और सम्मानजनक स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। राजनीतिक तौर पर यह सिर्फ मंत्री पद बांटने का फैसला नहीं था, बल्कि सहयोगियों का भरोसा जीतने की एक लंबी रणनीति थी। विजय समझते हैं कि आने वाले वर्षों में सिर्फ अपनी लोकप्रियता के दम पर चुनाव नहीं जीते जा सकते। मजबूत और भरोसेमंद सहयोगी ही किसी भी सरकार की सबसे बड़ी ताकत होते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि जब सरकार आराम से चल रही है, सहयोगी दल खुश हैं, अगले विधानसभा चुनाव अभी कई साल दूर हैं और बहुमत पर कोई तत्काल संकट भी नहीं है, तब आखिर विजय को एक नया राजनीतिक फ्रंट बनाने की जरूरत क्यों महसूस हुई? आखिर ऐसी कौन सी राजनीतिक चुनौती है जिसके लिए वो अभी से पूरे विपक्षी और सेकुलर खेमे को एक मंच पर लाने की कोशिश कर रहे हैं? दिलचस्प बात यह भी है कि विजय के सामने एक आसान रास्ता मौजूद था। वो चाहें तो राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन सकते थे, लेकिन उन्होंने वो रास्ता नहीं चुना। इसके बजाय उन्होंने तमिलनाडु में अपनी अलग राजनीतिक पहचान बनाने और अपना स्वतंत्र मोर्चा तैयार करने की रणनीति अपनाई। यानी दिल्ली की राजनीति से अलग चेन्नई से अपनी नई सियासी धुरी तैयार करने का फैसला किया। इसी रणनीति के तहत चेन्नई के पास कोवलम रिसोर्ट में एक अहम बैठक बुलाई गई। इसे औपचारिक तौर पर थैंक्स गिविंग मीटिंग कहा गया, लेकिन इसके लिए जिस तरह व्यक्तिगत स्तर पर सहयोगी दलों के नेताओं को न्योते दिए गए, उसने साफ संकेत दिया है कि मामला सिर्फ धन्यवाद देने तक सीमित नहीं है।
विजय के मंत्री एन आनंद और आधव अर्जुन खुद जाकर वीसी के प्रमुख डीएमके नेता वाइको और वामपंथी दलों के नेताओं से मिले। ये केवल शिष्टाचार नहीं था, बल्कि विजय की सोची समझी राजनीतिक कूटनीति का हिस्सा था, ताकि सहयोगी दलों को ये महसूस कराया जा सके कि इस नए राजनीतिक प्रयोग में उनकी भूमिका बराबर की होगी, केवल औपचारिक नहीं। दोस्तों, ऊपर से देखने में ये सिर्फ एक थैंक्स गिविंग मीटिंग लग सकती है, लेकिन राजनीति में नाम से ज़्यादा मायने उसके मकसद के होते हैं। और इस बैठक का असली मकसद धन्यवाद देना नहीं, बल्कि तमिलनाडु की राजनीति का नया नक्शा तैयार करना है। विजय अच्छी तरह जानते हैं कि सरकार बनाना जितना मुश्किल था, उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल अगले 5 साल तक उसे मजबूत बनाए रखना है और फिर लगातार चुनाव जीतते रहना होगा। इसलिए वो केवल सरकार नहीं चला रहे, बल्कि एक ऐसा राजनीतिक ढांचा खड़ा कर रहे हैं जो अगले कई चुनावों तक उनके साथ खड़ा रहे। यही वजह है कि अब बिखरे हुए सहयोगी दलों को एक औपचारिक सेकुलर फ्रंट में बदलने की तैयारी हो रही है। केवल साथ खड़े होने की तस्वीर नहीं, बल्कि साझा नेतृत्व, साझा एजेंडा और साझा राजनीतिक कार्यक्रम पर काम किया जा रहा है। यानी गठबंधन अब सिर्फ चुनावी मजबूरी नहीं रहेगा, बल्कि एक स्थायी राजनीतिक व्यवस्था बनाने की कोशिश होगी। इस फ्रंट का लक्ष्य सिर्फ आज की सरकार बचाना नहीं है, असली लक्ष्य आने वाले स्थानीय निकाय चुनाव, विधानसभा उपचुनाव, 2029 का लोकसभा चुनाव और 2031 का विधानसभा चुनाव। दूसरे शब्दों में कहें तो विजय आज से ही अगले 5 से 7 साल की राजनीति की बिसात बिछा रहे हैं। यहीं से तमिलनाडु की राजनीति में सबसे बड़ा पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट शुरू होता दिखाई देता है। कल तक कांग्रेस, वीसीके, सीपीआई, सीपीएम और आईयूएमएल जैसे दल डीएमके के सेकुलर प्रोग्रेसिव अलायंस यानी एसपीए का अभिन्न हिस्सा माने जाते थे, लेकिन आज वही दल विजय के नेतृत्व में एक नए राजनीतिक मंच पर दिखाई दे रहे हैं। ये सिर्फ गठबंधन बदलने की कहानी नहीं है, बल्कि तमिलनाडु में विपक्ष और सत्ता दोनों की राजनीति के केंद्र बदलने की शुरुआत मानी जा रही है। विजय इस नए मंच को केवल चुनावी गठबंधन नहीं, बल्कि एक वैचारिक मंच के रूप में भी पेश कर रहे हैं। उनकी पार्टी लगातार ये संदेश दे रही है कि उनकी राजनीति पेरियार, डॉक्टर BR अम्बेडकर और के कामराज के सामाजिक न्याय के सिद्धांतों पर आधारित होगी। इसका राजनीतिक मतलब साफ है। एक तरफ विजय डीएमके के उस दावे को चुनौती दे रहे हैं कि सामाजिक न्याय और द्रविड़ राजनीति पर सिर्फ उसी का अधिकार है। दूसरी तरफ वो खुद को भाजपा और आरएसएस की राजनीति के मुकाबले तमिलनाडु का सबसे बड़ा धर्मनिरपेक्ष चेहरा भी स्थापित करना चाहते हैं। यही सबसे बड़ा झटका स्टैलिन और डीएमके को लगता दिखाई देता है। वर्षों तक डीएमके का सेकुलर प्रोग्रेसिव अलायंस पूरी तरह स्टैलिन के नियंत्रण में चलता रहा। सहयोगी दलों को सीटें जरूर मिलती थी, लेकिन सत्ता में बराबर की हिस्सेदारी शायद ही कभी मिलती थी। कांग्रेस हो या वामपंथी दल, सभी चुनाव के समय जरूरी तो थे, लेकिन सरकार बनने के बाद फैसले लेने वाली मेज पर उनकी भूमिका बेहद सीमित रहती थी। कांग्रेस लंबे समय तक तमिलनाडु में डीएमके की जूनियर पार्टनर बनकर रह गई थी। यहीं विजय ने सबसे बड़ा राजनीतिक दाव खेला। उन्होंने कांग्रेस और अन्य सहयोगियों को केवल समर्थन देने वाली पार्टी नहीं रहने दिया, बल्कि सरकार में मंत्री पद देकर सत्ता का वास्तविक साझेदार बनाया। इससे सहयोगी दलों को पहली बार ये महसूस हुआ कि वो केवल वोट जोड़ने की मशीन नहीं, बल्कि सरकार चलाने का हिस्सा भी है। यही वजह है कि विजय का गठबंधन पहले दिन से ही ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रहा है। अब सवाल ये है कि कांग्रेस ने भी इतना बड़ा फैसला आखिर क्यों लिया? इसका जवाब तमिलनाडु की राजनीति में छिपा है। कांग्रेस लंबे समय से डीएमके की छाया में सिमटी जा रही थी। उसके पास अपना वोट बैंक तो था, लेकिन राजनीतिक सम्मान और निर्णय लेने की भूमिका लगातार कम होती जा रही थी। विजय के साथ आने पर कांग्रेस को पहली बार सरकार में सीधी हिस्सेदारी मिली, यानी उसे सिर्फ सीटें नहीं बल्कि सत्ता भी मिली। यही कारण है कि राहुल गांधी की रणनीति ने तमिलनाडु में कांग्रेस का पूरा राजनीतिक रास्ता बदल दिया। हालांकि इस फैसले ने राष्ट्रीय राजनीति में एक नई उलझन भी पैदा कर दी है। दिल्ली में कांग्रेस और डीएमके अभी भी इंडिया गठबंधन के सहयोगी हैं, लेकिन तमिलनाडु में दोनों अब अलग अलग राजनीतिक रास्तों पर खड़े दिखाई दे रहे हैं। यानी राहुल गांधी को दो अलग अलग राजनीतिक समीकरण एक साथ संभालने पड़ रहे हैं। दिल्ली में स्टैलिन भी जरूरी हैं और चेन्नई में विजय भी।
यही वजह है कि कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर डीएमके से दूरी नहीं बना रही, लेकिन तमिलनाडु में विजय के नेतृत्व वाले नए राजनीतिक प्रयोग का हिस्सा भी बनी हुई है। राजनीतिक नजरिए से देखें तो विजय की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ उनकी फिल्मी लोकप्रियता नहीं है। उनकी असली ताकत यह है कि उन्होंने अलग अलग सामाजिक आधार वाले दलों को एक मंच पर लाने की शुरुआत कर दी है। कांग्रेस अपने पारंपरिक वोट लेकर आती है, वीसीके के पास मजबूत दलित आधार है, वामपंथी दलों का अपना कैडर नेटवर्क है, आईयूएमएल का अल्पसंख्यक वोट बैंक है और एमडीएमके जैसे दलों का क्षेत्रीय प्रभाव है। दूसरी तरफ विजय के पास युवा मतदाता, जबरदस्त जन लोकप्रियता और एक करिश्माई नेतृत्व है। जब ये सारी ताकतें एक साथ जुड़ती हैं तब ये गठबंधन केवल सीटों का गणित नहीं रहता, बल्कि सामाजिक समीकरण का एक बड़ा राजनीतिक गठजोड़ बन जाता है। यही कारण है कि आज थलपति विजय को केवल फिल्मों का सुपरस्टार नहीं बल्कि तमिलनाडु की राजनीति का सबसे बड़ा रणनीतिकार कहा जाने लगा है। सरकार बनाने के बाद उनका अगला लक्ष्य अपनी सरकार को स्थिर रखना, सहयोगियों को हमेशा साथ रखना और डीएमके को किसी भी तरह वापसी का मौका ना देना है। साथ ही वो उन तमाम अटकलों को भी खत्म करना चाहते हैं जिसमें लगातार मध्यावधि चुनाव या सरकार गिरने की बात कही जा रही थी। यानी साफ है कि पूरी कवायद केवल एक बैठक की नहीं है, ये तमिलनाडु की राजनीति में नए नेतृत्व, नए सामाजिक समीकरण और नई सत्ता संरचना की शुरुआत है। विजय अब सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं रहना चाहते, बल्कि वो खुद को तमिलनाडु में सोशल जस्टिस, सेकुलर राजनीति और विपक्षी एकता का नया चेहरा बनाकर 2029 के लोकसभा चुनाव और 2031 के विधानसभा चुनाव तक इस पूरे गठबंधन की कमान अपने हाथ में रखना चाहते हैं। यही वजह है कि इस राजनीतिक प्रयोग पर आज सिर्फ तमिलनाडु नहीं बल्कि पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।